हेलो एवरीवन। तो मैं आपका दोस्त रवि आज अगले लेक्चर के साथ। और आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और कंप्लीट जो लेक्चर देखोगे तो आपको ये चैप्टर भी समझ आएगा और सीरीज कंप्लीट देखोगे तो ही चैप्टर समझ आएगा। आज का टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है। आज हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें लीनियर और नॉन लीनियर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। और बात मान के चलिए कि प्रत्येक टॉपिक, जो भी टॉपिक मैं करवा रहा हूं, चाहे उसमें कोई भी टॉपिक कंसीडर हो गया है, चाहे किसी भी लेक्चर की आप बात करोगे, तो प्रत्येक लेक्चर को मैंने इस हिसाब से आपको करवाया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नीट के एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में ना हो। एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप सीरीज को कर लीजिए, आप पूरे कोर्स को कर लीजिए। मैं जल्द ही इस कोर्स को कंप्लीट करवा दूंगा 4 महीने में या 5 महीने के अंदर विद इन। उसके बाद आप पीवाईक्यू करके देख लेना अपने, आप जो है सीबीएसई बोर्ड के पीवाईक्यू करके देखना, आप सारी चीजें करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो मेंशन कीजिए, मैं सोल्व करूंगा आपकी और मैं तुरंत जवाब देता हूं। आपने देखा भी होगा नीचे कमेंट सेक्शन में जब भी आप कोई देखोगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी जाके ओबे कर लीजिए। अब चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आगे चल रहे हैं और आज के टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं। इन्हीं सभी टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, फिर इनके न्यूमेरिकल्स देखेंगे कैसे आपको न्यूमेरिकल करने हैं। और हमारा पैटर्न वही रहेगा, सबसे पहले हम कवर करेंगे एनसीईआरटी, कवर्ड होगी कंप्लीट, कोर कंसेप्ट होगा एनसीईआरटी का। फिर कवर्ड एनसीईआरटी रहेगी, पीवाईक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे और बेसिक टू एडवांस हम चलेंगे। ये हमारा पूरा जो है ब्यौरा रहेगा। तो चलिए सबसे पहला डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन होगा ओम्स लॉ का। सबसे पहली बात तो ओम्स लॉ के डिस्कशन का, जब भी आप इसको बैकअप से लोगे, अगर मैं डायरेक्ट ओम्स लॉ की डेफिनेशन बताऊं तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बता सकता हूं, पर मैं इसको थोड़ा सा बैकअप में लेके जाऊंगा। कैसे लेके जाऊंगा ध्यान से समझिए जरा। मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, ये आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के ऊपर एक बैटरी कनेक्ट आपने कर दी, मींस पोटेंशियल डिफरेंस आपने उसको प्रोवाइड कर दिया। और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, सभी को पता है। इसके कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव होने के कारण इस V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ दौड़ेंगे। मैं पीछे वाला थोड़ा रिकैप करवा रहा हूं कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में दौड़ेंगे। किस डायरेक्शन में दौड़ते हैं इलेक्ट्रॉन? मतलब नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज उस डायरेक्शन में दौड़ता है जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट होती है, और पॉजिटिव चार्ज उस डायरेक्शन में दौड़ता है जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। अब इससे पहले जब मैंने इंट्रोडक्शन का चैप्टर करवाया था, वहां बताया था जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट की होती है। तो यहां पे कन्वेंशनल करंट क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जोड़ रहे हैं तो कन्वेंशनल करंट जाएगा इस तरफ। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की मोशन के उल्टी होती है। ये बात मैं लिखवा चुका हूं और इसलिए मैंने बार बार ये कहा था कि कन्वेंशनल करंट को याद रखना। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की मोशन के उल्टा होती है। अब इलेक्ट्रॉन की मोशन इस तरफ है तो करंट की डायरेक्शन भी इस तरफ है। अब बात समझिए, अगर मैं बाहर से इस V वोल्ट के पोटेंशियल को बढ़ा दूं और बढ़ा दूं, हाई कर दूं इस V वोल्ट के पोटेंशियल को, तो मैं जैसे जैसे इस पोटेंशियल को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा इस तरफ दौड़ेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो ज्यादा कन्वेंशनल करंट बनेगा। अब कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन आपको पता ही चल गई है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं उससे उल्टी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। हरियाणवी में हम समझ लो भाई, प्योर हरियाणवी में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चला कर रहा है उससे उल्टी डायरेक्शन में कौन चलेगा? उससे उल्टी डायरेक्शन में करंट चलेगा। तीनों भाषा में समझाना लग रहा हो भाई, हरियाणवी का अपना अलग मजा है, समझ के देखो। हरियाणवी में बहुत मजा आ जाएगा, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और हरियाणवी में, तीनों भाषा में पढ़ावाएंगे भाई। इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलेगा तो करंट उस तरफ चलेगा, उल्टा चल कर भाई। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में होता है ना उस डायरेक्शन उल्टा जो चलेगा वो करंट चलेगा, उसी का नाम कौन सा होगा? कन्वेंशनल करंट होगा भाई। अब जैसे जैसे इस V वोल्ट की बैटरी को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। V वोल्ट की बैटरी की वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो इस डायरेक्शन में करंट भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं। तो इसका मतलब ओम्स ने इस बात का फायदा उठा लिया और ओम्स लॉ ने क्या कहा कि जो करंट है वो डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल होगा वो किसके होगा? V के होगा। पर उसने कंडीशन टेक दी, उसने कंडीशन रख दी कि भाई अंडर सिमिलर फिजिकल कंडीशन, मतलब ना तो टेम्परेचर चेंज हो,
ना तो टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, ना प्रेशर चेंज होना चाहिए, ना स्ट्रेस आनी चाहिए, ना स्ट्रेन आनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि मान लिया जाए एक एक्सपेरिमेंट आज गर्मी में कर रहे हैं, अब गर्मी देखो 50 डिग्री सेल्सियस हो रही है भाई इस पे, फिर आप सर्दी में उसी एक्सपेरिमेंट को करो जहां टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, देखा होगा आपने, तो ये रिजल्ट जो मिलेंगे ये सेम नहीं मिलेंगे, आपको अलग मिलेंगे, जो ओम्स ने दिए उससे अलग मिलेंगे। ओम्स ने कहा है कि टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ना स्ट्रेस आनी चाहिए, ना स्ट्रेन आनी चाहिए, ना प्रेशर आना चाहिए ज्यादा, ये सब डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो उसने क्या कहा, यहां डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं इसकी, यहां डेफिनेशन लिख रहा हूं, उसने कहा अंडर सिमिलर फिजिकल कंडीशन, सिमिलर फिजिकल कंडीशन। अब बता दी फिजिकल कंडीशन कौन कौन सी, अंडर सिमिलर फिजिकल कंडीशन करंट थ्रू a conductor is directly proportional to voltage applied, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड। देखो भाई I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V के बराबर होगा, चूंकि ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है इसलिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सिमिलर बात है, क्योंकि ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है ना, इसलिए मैथमेटिकल रिलेशनशिप में I V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो V I के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा भी मैं इसको क्या कर सकता हूं, मेंशन कर सकता हूं। तो कहने का मतलब ओम्स ने क्या बताया, अगर सिमिलर फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा ज्यादा, ना प्रेशर हो रहा, ना स्ट्रेस आ रही, ना स्ट्रेन आ रही, तो जो करंट किसी कंडक्टर के थ्रू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, या फिर वोल्टेज अप्लाइड कह लो, इसको पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, आपकी मर्जी है। अगर यहां प्रोपोर्शनलिटी साइन आपको दिखाई दे रहा है, अब फिजिक्स का आप समझते हो, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हो तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट आ गया R, और इनटू में क्या हो गया I, ये आ गया भाई, ये बन गई ओम्स लॉ की कंडीशन। यहां पे जो R है ये कौन है, ये है रेजिस्टेंस, और टोटली भाई हम चल रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं, और आपको पता होगा जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस वही नीट का सिलेबस होता है। +2 क्लास का कोई टॉपिक जो एक्स्ट्रा होगा, जैसे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा, वो मैं तुम्हें करवा दूंगा, अलग से करवा दूंगा भाई मैं, ठीक है। और V यहां पे है वोल्टेज अप्लाइड, या पोटेंशियल डिफरेंस भी इसको लिखा जा सकता है भाई, वोल्टेज अप्लाइड, ठीक है। और I यहां पे है भाई करंट। तो ये जो हमारा रिलेशनशिप ड्राइव हुआ, ये रिलेशनशिप हो गया V इज इक्वल टू I इंटू R, इस तरह से आया है भाई। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशन भी लिखवा रहा हूं, पर इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा उसकी बात करते हैं, क्योंकि ये तो 10वीं का टॉपिक है, सारे पढ़ के भी आए, पर क्वेश्चन कुकर पूछा जा भाई, वो बात भी देखियो, बिल्कुल ठेठ हरियाणवी में पढ़ा देंगे भाई तुमने। आप देखो, क्वेश्चन पूछने का सबसे बड़ा जो पॉइंट बनता है वो बनता है सबसे पहले ग्राफ से। एक तो सिंपल ही बनता है, क्या देगा कि भाई एक सर्किट है, उस सर्किट में करंट है 10 एम्पियर, वोल्टेज है 220 वोल्ट, तो आप बताओ कि उसके पास सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है भाई ग्राफ पे बनता है। देखो ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ये हो गया ग्राफ, इस तरफ हमने क्या ले लिया, करंट, और इस तरफ हमने ले लिया जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो, एक तरफ करंट ले लिया, एक तरफ पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया। अब आपको पता होगा कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, मतलब सीधा डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है तो इसका जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो ग्राफ है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अब बात आती है कि इस ग्राफ पे क्वेश्चन कुकर पूछे जाएंगे, यानी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। अब एक बात सोचो, अगर मैं इसने थीटा कह दूं तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहां से इस ग्राफ का स्लोप निकालना चाहूं, इस ग्राफ का स्लोप निकालना चाहूं, जिसको हम क्या कहते हैं, टेन थीटा कहते हैं। स्लोप को क्या बोला जाता है, टेन थीटा। अब जरा निकालो टेन थीटा, इसका टेन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब एक बात याद रखना भाई, जिस बच्चे को नहीं पता, कुछ मैक्सिमम बच्चे जिनको ये पता होगा, पर कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको नहीं मालूम होता, तो मैं बता देता हूं। स्लोप को टेन थीटा कहते हैं, और टेन थीटा निकालने का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है जो बिल्कुल इस करंट के पैरेलल है,
जो करंट के पैरेलल है उसको करंट की ही मानो, और जो वोल्टेज के पैरेलल उसको वोल्टेज की मान लो। तो ये भी करंट है और ये भी करंट, इसलिए ऊपर क्या लेना पड़ेगा हमें, आई लेना पड़ेगा, बटे में ये इसका बेस है और बेस पे कौन है, वोल्टेज है, तो बटे में क्या ले लिया, वोल्टेज। ठीक है, अब आ जाओ इस रिलेशनशिप पे, यूरा। अगर आप यहां से V बाय में I कर दो तो वो किसके बराबर आएगा, रेजिस्टेंस। देखो V ये रहा, I नीचे ले आओ, देखो इस I को मैं इसके नीचे ले आया तो V बाय I कितना बचा, R बचा। ध्यान से समझ लेना भाई, V बाय I किसके बराबर बचा, R। पर हम यहां पे जब इस IV ग्राफ का स्लोप निकाला, ध्यान से समझना, जब मैंने इस IV ग्राफ, ये ध्यान रखने की बात है क्योंकि पेपर में प्रश्न आता है और बच्चे पजल होते हैं। जब I और V के बीच एक ग्राफ निकाला और IV ग्राफ की बात करें और यहां पे स्लोप की बात करें, टेन थीटा की बात करें, तो आपको दिखाई दे रहा होगा I बाई V इज इक्वल टू में किसके बराबर हो गया, 1/R के बराबर हो गया। क्योंकि R क्या है, V बाई I, इसको उल्टा कर दो तो R को भी उल्टा कर दो तो 1/R। मतलब जब आपको IV ग्राफ का स्लोप पूछ लिया जाए तो यहां पे मैं लिख देता हूं, दैट इज स्लोप ऑफ IV ग्राफ, IV ग्राफ गिव्स 1/, रेजिस्टेंस, वो क्या देता है, 1/, रेजिस्टेंस देता है। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझ लेना बच्चा पार्टी कि IV ग्राफ जब भी बोला जाता है तो I Y एक्सिस की तरफ है और V X एक्सिस की तरफ है। इस प्रकार से आपको पजल करेगा, कैसे पजल करेगा, मैं यहाँ पे एक ग्राफ और भी ड्रॉ करता हूं आपके लिए। वो अगला जो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं वो VI ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। देखो अभी तक IV था, अब हमने क्या किया, VI ग्राफ ड्रॉ कर दिया। हालांकि चाहे आप VI के साथ करो, IV के साथ करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। V और I का ग्राफ भी कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। I और V का ग्राफ भी कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या है, रिलेशनशिप है। अब इसका स्लोप निकालो जरा, इसका स्लोप मतलब tan थीटा, इसका स्लोप जब निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास, tan थीटा, फिर से ये परपेंडिकुलर दूरी, अब की बार परपेंडिकुलर वोल्टेज के पैरेलल है, यहां ये परपेंडिकुलर करंट के पैरेलल था, देख लो इसलिए करंट लिया, यहां वोल्टेज के पैरेलल है इसलिए यहां पे क्या ले लिया, वोल्टेज, और बटे में बेस किसके पैरेलल है, करंट के। अब क्या आया, V बाई I, और V बाई I किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब VI ग्राफ का स्लोप क्या देगा, IV ग्राफ का स्लोप तो 1/R देता है और VI ग्राफ का स्लोप क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स क्या देगा भाई, रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, ये दोनों बातें नोट करते चलिए। जो स्लोप IV ग्राफ का होगा वो 1/R देगा और जो स्लोप VI ग्राफ का होगा वो R के बराबर देगा। अब आपको करना क्या है, इसका रट्टा नहीं मारना। आपको करना क्या है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सबसे पहले उसका स्लोप निकाल लीजिए और स्लोप निकाल के चेक कीजिए I बाय V आ रहा है या फिर V बाय I आ रहा है। और इसके साथ साथ आपको ओम्स लॉ तो पता है, दैट इज V इज इक्वल टू I इंटू R। अगर यहां I बाय V आ रहा है तो आप यहां से I बाय V निकाल के देखो, अगर R या 1/R आएगा आपको पता चल जाएगा। ये भी आपको याद है, ये भी आपको निकालना आता है, ये भी आपको निकालना आता है। आप रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको स्लोप बोला जाए तो स्लोप निकालने का तरीका मैंने बता दिया, परपेंडिकुलर इसके पैरेलल है तो ये लेना है। इसी प्रकार इसके लिए परपेंडिकुलर इसके पैरेलल था तो यहां वोल्टेज ले ली। आप निकाल के देखिए, अगर I बाय V आए तो 1/R लिख दो, अगर V बाय I लिख दे तो क्या लिख दो, R लिख दो। ठीक है, ये हो गया। अब वो आपसे थोड़ा सा और खेल सकता है, यहीं पे इसमें ले सकते हैं ये बातें, वो आपसे थोड़ा और खेल सकता है। देखो ग्राफ तो I और V के बीच दे दिया और आपको ऐसे इस प्रकार से दो ग्राफ प्रोवाइड कर दिए, इसको उसने बोल दिया A और इसको बोल दिया B के बराबर, इस एंगल को बोल दिया θ1 और इस छोटे वाले एंगल को बोल दिया θ2। अब पूछ लिया किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और किसका रेजिस्टेंस कम है, ये पूछ लिया, रेजिस्टेंस पूछ लिया। अब एक बच्चा जिसको पहले से याद है, मतलब क्या याद है कि IV ग्राफ का स्लोप, जिसको पहले से याद है कि भाई IV ग्राफ का जो स्लोप आएगा, IV ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो 1/R देगा, 1/R देगा। मतलब जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। अभी समझाया, देखो ये रहा IV ग्राफ का, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब दोनों में से स्लोप किसका जाता है, जिसका एंगल ज्यादा हो। स्लोप किसका ज्यादा होता है, जिसका एंगल ज्यादा हो। अब ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं इनको लिखते चलें, जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यानी कि θ1 ग्रेटर देन है θ2 से,
देखिए ये थीटा 1 बड़ा है और थीटा 2 क्या है, छोटा है। अगर थीटा 1 बड़ा है और थीटा 2 छोटा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है सेकंड वाला बड़ा है और 1 वाला क्या है, कम है। क्योंकि जिसका थीटा ज्यादा मतलब स्लोप ज्यादा, और स्लोप ज्यादा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसी बातें पूछी जा सकती हैं। ठीक, अगर आपको ग्राफ यही दे दिया जाए पर एक चेंज कर दिया जाए, इस तरफ भी आई और इस तरफ वी, और ये दे दिया जाए इस प्रकार से, इसको फिर से ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। अब की बार जो आपको एंगल दिया है वो दूसरे तरीके से दे दिया गया, इस तरीके से, यहां थीटा 1 यहां थीटा 2, ये चेंज कर दिया गया। अब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों घबराने की जरूरत नहीं है? आप एक बात सोचिए, जब आपको आई वी ग्राफ दे दिया जाए और एंगल किसके साथ दे दिया जाए, आई के साथ, जब आपको वी आई ग्राफ दे दिया जाए और एंगल किसके साथ दे दिया जाए, आई के साथ, तो ये ग्राफ है वो, इस ग्राफ को ऐसे बना के दिखाया है बेटे बच्चा पार्टी। इस ग्राफ को देखो, आई के साथ एंगल है, यहां वी के साथ एंगल है, यहां देखो वी के साथ एंगल है, यहां आई के साथ एंगल है। तो आपको ये आई वी ग्राफ के रूप में वी आई ग्राफ दे दिया आपको पजल करने के लिए। तो आपको फिर से क्या देखना, रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप पूछ रहा है। अब ये बन गया वी आई ग्राफ। अगर वी के साथ एंगल हो तो आई वी ग्राफ, अगर आई के साथ एंगल हो तो वी आई ग्राफ। अगर कोई बच्चा कहे जी मुझे तो रट्टा नहीं मारना, ठीक है रट्टा मत मारो। अब आप क्या निकालो, फिर से टेन थीटा 1 निकालो, निकाल लो टेन थीटा 1 निकालो, टेन थीटा 2 निकालो, वो आसान रहेगा। तो आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये टेन थीटा 2 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप परपेंडिकुलर इसके पैरेलल तो वोल्टेज है, इसलिए ऊपर आ गया वोल्टेज, और इसका बेस बन गया ये कौन, करंट, तो करंट। अब V बाय आई तो रेजिस्टेंस के बराबर होता है, ओम्स लॉ से देख लो, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो V बाय आई किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। अब जिसका स्लोप ज्यादा, देखिए टेन थीटा आपकी बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यहां टेन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब अब जो स्लोप आया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। अब दोनों की बात करो, दोनों में से स्लोप ज्यादा किसका है, थीटा 1 का है, और किससे, थीटा 2 से। तो रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड। ये प्रश्न आपसे बार बार पूछे गए, फ्रीक्वेंट पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चंस है, इसलिए मैंने आपके सामने सारे डिस्कशन कर दिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करे, जो आपके एग्जाम में आया और आपको ना पता हो। सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हर क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बस पूरे लेक्चर के साथ आपको बने रहना पड़ेगा, क्योंकि 1 या 2 मिनट में मैं नहीं सिखा सकता। पूरी सीरीज देखिए, पूरे सीरीज मैंने आपके लिए डाल रहा हूं, पूरी सीरीज आपको दे रहा हूं मैं। तो ये IV कैरेक्टरिस्टिक्स है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, IV कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैसे स्लोप निकलेगा, कैसे एंगल को चेंज करेगा, कैसे VI ग्राफ बनाएगा, कैसे IV ग्राफ बनाएगा, सारे। एक बच्चा जो रट्टा नहीं मारना चाहता वो टेन थीटा स्लोप निकालना सीख ले, और आपको ओम्स लॉ का रिलेशन पता, V इज इक्वल टू आई आर। फिर जैसे ही स्लोप निकालोगे पता कर लो 1/r बन रहा है या r बन रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मेरा कर्म था वो लिखवाना, मैंने लिखा दिया, बट मैं इस बात के पक्ष में हूं कि आप स्लोप निकालना सीखे, और स्लोप के बाद तुरंत आपको ये पता चल जाएगा कि ये 1/r दे रहा है या फिर r दे रहा है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए, VI कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स में लीनियर एंड नॉन लीनियर की बात करते हैं। एक तो सीधी रेखीय हो और एक नॉन लीनियर हो, यानी कि जिसकी नॉन लीनियर का मतलब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ग्राफ ना हो, उनकी बात करते हैं। चलिए अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर। अभी तक जो लीनियर की बात चल रही थी तो वो सारी लीनियर की ही बात चल रही थी। ठीक है, लीनियर। अब लीनियर ग्राफ किसके बीच होता है, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन I और V के बीच, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ उन्हीं के बीच होगा जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ओमिक डिवाइसेस। इसको क्या कहते हैं, ओमिक डिवाइसेस। तो क्या होंगे, कौन होंगे, विच ओबे द ओम्स लॉ, विच ओबे ओम्स लॉ। जो किसको ओबे करते हैं भाई, ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं,
ओमिक डिवाइस कहते हैं। और अभी अभी आपको बताया कि ओमिक डिवाइसेस में v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i के हैं, मतलब ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, जो हमने बना दिया। पर एक होते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस, जिसको नॉन लीनियर भी बोला जाता है। इन नॉन लीनियर को क्या कहते हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस, जो क्या करते हैं, ओबे नहीं करते हैं ओम्स लॉ को, विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन ओमिक डिवाइस कहते हैं। तो ओमिक डिवाइस तो वो होगा जो ओम्स लॉ को ओबे करता है, और नॉन ओमिक डिवाइस वो जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। मतलब कहने का, जहां पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I क्या होगा, यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, ऐसा जो डिवाइस है उसको हम क्या कहते हैं, ओमिक या लीनियर, क्योंकि ये किसको ओबे करते हैं, ओम्स लॉ को करते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर लोगे तो इसके एग्जाम्पल में आगे कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर में क्यों, क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करेंगे सेम डायरेक्शन में, ज्यादा नंबर ऑफ एक्सेलरेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो करंट भी क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। और ऐसा कंडक्टर में इसलिए हो पा रहा है क्योंकि कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब आप किसी कंडक्टर की बात करते हो तो कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे जो फ्री इलेक्ट्रॉन बच गए हैं वो भी एक्सेलरेट होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेलरेट होंगे, ज्यादा मोशन में आएंगे, तो करंट भी क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। पर यहां पे ऐसा नहीं होता, नॉन ओमिक डिवाइस आ गई जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। एग्जाम्पल अगर हम इनके ले तो इनके एग्जाम्पल में आ गया डायोड, पढ़ाएंगे आपको, सेमी कंडक्टर जिसको कहते हैं, ट्रायोड, ये सब किस में आगे, नॉन ओमिक डिवाइस में आगे। इनकी जो रिलेशनशिप है V और I के बीच, अगर आप इनकी रिलेशनशिप I V के बीच ड्रॉ करते हो तो कुछ इस तरह की रिलेशनशिप आती है। देखिए भाई, अब ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, देखिए करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रही है, पर ये लीनियरली नहीं बढ़ रहे। स्टार्टिंग में आपको दिखाई दे रहा होगा वोल्टेज तो बढ़ रही है पर करंट नहीं बढ़ रहा। देखो वोल्टेज तो बढ़ रही है, स्टार्टिंग में वोल्टेज बढ़ रही है पर करंट नहीं बढ़ रहा। कुछ समय के बाद इसमें करंट और वोल्टेज बढ़ना शुरू हुए, इसलिए इस डिवाइस को क्या कहते हैं, नॉन ओमिक। क्यों, क्योंकि इसकी कर्व कुछ इस तरह से नहीं है। जिसकी कर्व इस तरह से आएगा उसको ओमिक कहते हैं, और जिसकी कर्व इस तरह से नहीं है उसको क्या कहते हैं, नॉन ओमिक या नॉन लीनियर, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। ऐसे एग्जांपल सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर को ऐसे भी लिखा जाता है भाई, SC, इसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। ट्रायोड, यहां पे बीच में आई आएगा, ट्रायोड, डायोड, इस तरह से लिखते हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मैं आपको बताऊं, इस ग्राफ में एक होता है गैलियम आर्सेनाइड का, गैलियम आर्सेनाइड का, जो बिल्कुल एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा है, और उस ग्राफ की अगर आप बात करोगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा वो, दैट इज करंट और वोल्टेज। और ये ग्राफ एज इट इज एग्जाम में पूछा गया है ग्राफ है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझ ले। इसका कुछ ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है भाई, ये रहा ग्राफ। ये जो ग्राफ है यहां से स्टार्ट होकर ये ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है भाई, ये ग्राफ है गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ है, और ये एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखा है, और आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार एग्जाम में आया हुआ था, नीट के एग्जाम में भी आया हुआ था, और कई बार सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ है, इसकी कर्व भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसी नहीं है, इसलिए ये ग्राफ भी कैसा है, नॉन ओमिक ग्राफ है भाई। नॉन ओमिक और नॉन लीनियर का केस आता है ये। अब अगली बात, अगर आप यहां पे बात करोगे, इस पॉइंट को देखोगे, मैं अलग अलग पॉइंट आपको ड्रॉ कर रहा हूं, उन पॉइंट्स को देखना ध्यान से। अगर आप एक इस पॉइंट को देखो और एक आप इस पॉइंट को देखो, ठीक है, ये ग्राफ होगा, ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए, अब ये आगे की बात है। अगर आप इस ग्राफ की बात करोगे, इस पॉइंट की बात करोगे, तो इस पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालना हो तो एक टेंजेंट खींचूंगा, क्योंकि बचपन में आप सीखते थे कि जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना हो उसका एक टेंजेंट खींच दो, और इसी प्रकार मैं इसके लिए भी एक टेंजेंट खींचूंगा, ऐसे खींच दिया। अब आपको पता चल रहा होगा कि जब मैं इस टेंजेंट को खींचता हूं तो ये जो लाइन आई, इसका जो थीटा है वो तो है पॉजिटिव, इसका थीटा तो कैसा आ गया, पॉजिटिव। बट अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं और इस ग्राफ को ऐसे ले जाऊं तो इसका थीटा किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया। देख लो, ग्रेटर देन 90 डिग्री बन गया, और ये लेस देन 90 है, वो ग्रेटर देन 90 है। तो यानी कि आपको ये चेक करना होता है कि स्लोप कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव। कुछ बच्चे जो मैथमेटिक्स की जानकारी रखते हैं वो आसानी से बता देंगे जी ये स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव। यहां देखो, जिस पॉइंट पे आपको देखना उसी पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दो ओरिजिन से मिलता हुआ, यहां पे एक टेंजेंट मिला दिया ओरिजिन से मिलता हुआ, ये बना दिया।
और इस टेंजेंट का जब एक्सिस के साथ एंगल देखा जाए तो वो थीटा लेस देन 90 डिग्री है, क्योंकि इस लाइन के इस लाइन तक का एंगल तो 90 डिग्री का, दोनों परपेंडिकुलर है। ये 90 से कम है, 90 से कम है तो स्लोप हो गया पॉजिटिव। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर स्लोप पॉजिटिव आया, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस भी कैसा होगा भाई? पॉजिटिव होगा। याद रख लेना ये बात, इनमें नहीं आई क्योंकि तो लीनियर केस है। इसका तो स्लोप देखो, इसका तो स्लोप पहले से ही एंगल स्मॉल बन रहा है, 90 से कम बन रहा है, इसलिए इसका स्लोप है ही पॉजिटिव, इसलिए रेजिस्टेंस है ही पॉजिटिव। हमने बात ही नहीं की पॉजिटिव नेगेटिव, वो कहां करनी होती है? नॉन लीनियर में। अब यहां देखो, जब आप यहां बात करते हो तो एंगल बन गया 90 से ज्यादा, 90 तो ये बन गया, देखो 90 तो बन गया ये, और 90 से कुछ ना कुछ क्या है? ज्यादा है, तो स्लोप कैसा आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप। अगर स्लोप नेगेटिव है तो जो रेजिस्टेंस है वो भी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि आपको जो IV ग्राफ का स्लोप है या VI ग्राफ का स्लोप है वो आपको ये भी बताएगा कि आपका रेजिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव, अगर स्लोप नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है, ये बात भी आपके एग्जाम में आ सकती है। अगर स्लोप पॉजिटिव तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव तो रेजिस्टेंस भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जा रहे हैं कि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? नेगेटिव। इस ग्राफ को पूछा गया है, गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ है जो कि नॉन लीनियर और नॉन ओमिक डिवाइस में आता है। सारे क्वेश्चन वो कवर कर रहा हूं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगला टॉपिक जो फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है वो है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का डिडक्शन, यानी कि आपको डिराइव करके दिखाना है, ओम्स लॉ को डिराइव करके आपको दिखाना है कि ये आपका ओम्स लॉ है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको छोटी छोटी बातों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप बात करते हो किसके? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो कर रिलेशनशिप डिराइव करवाया था, दैट इज E इंटू ई, टॉर्क डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस बच्चे ने लास्ट लेक्चर देखा होगा वो भली बात ही जानता होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशनशिप होता है। इसका ऊपर मैं लिंक भी डाल दूंगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसका रिलेशनशिप विद इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसका रिलेशनशिप करंट के साथ, और मोबिलिटी का क्या रिलेशनशिप है, वो सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूं इससे पहले वाले लेक्चर में। अब ये रिलेशनशिप जिस बच्चा जो आज पहला लेक्चर देख रहा है वो ये देखने के बाद लास्ट का देख सकता है। अभी तक मैं बता दूं कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एक रिलेशनशिप है जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिराइव किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में V डिवाइडेड बाय में L, सभी को पता होगा। dV बाय dr, नहीं याद है तो मैं याद करवा दूं, इज इक्वल टू dV बाय में dr, यानी कि पोटेंशियल बटे लेंथ, तो पोटेंशियल बटे लेंथ। ये मैं पहली यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर मैं ये रिलेशनशिप ड्राइव करवा चुका हूं। इसलिए कहा जाता है कि पूरी सीरीज को जो बच्चा देख रहा होगा उसका बड़ा मजा आएगा, और सारे क्वेश्चन भी कवर कर रहा हूं मैं साथ साथ। तो यहां पे हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू E इंटू टो डिवाइडेड बाय में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह रख दिया V भाग में L, ये रख दिया, ये आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस इक्वेशन को क्या कह दिया? 1 नाम। अब कल मैंने आप एक रिलेशनशिप और करवाया था करंट के बीच और उसके बीच, NEAVD। ये पूरा लेक्चर पीछे वाले लेक्चर पे काम करेगा, ये पूरा टॉपिक डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। इसलिए पहले वाला लेक्चर देखना है आपको। ये एक रिलेशनशिप है और एक ये रिलेशनशिप है, ये दोनों रिलेशनशिप पहले डिराइव करवा चुका हूं। जिस बच्चे को नहीं पता वो पीछे वाला लेक्चर देख ले, मैं ऊपर लिंक भी डालूंगा, पूरी प्लेलिस्ट का भी डालता हूं, अलग अलग वीडियोज का भी डालता हूं, तो देख लेना। अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू उठा के यहां इसकी वैल्यू यहां रखनी है, तो करंट बनेगा दैट इज NEA, VD की वैल्यू रख दी E इंटू टो इंटू V डिवाइडेड बाय में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू में L। ठीक है, अब आप बात समझिए। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया जाए, तो देखो अभी अभी ओम्स लॉ को डिराइव करवाया था, दैट इज V इज इक्वल टू में I इंटू में R, कुछ इस तरह से करवाया था। ठीक है, तो इस इक्वेशन, इसको 2 मत नाम दीजिए, इसको 2 इक्वेशन नाम दे दीजिए। ठीक है, अब देखो ये कंप्लीट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो करंट किसके बराबर बनेगा? दैट इज N E गुणा E का स्क्वायर इंटू A इंटू टॉर्क डिवाइडेड बाय में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू L, और साथ में कौन रहेगा? V रहेगा। अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊं तो क्या बनेगा? I इंटू में M E गुणा L बटे,
देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, एल ऊपर गया, नीचे कौन आएगा, एन ई स्क्वायर ए इंटू टो। उस तरफ कौन बच गया, वोल्टेज बच गई। इस तरफ ये बच गया, इसको ऊपर ले गए और इस पूरे को नीचे ले आए, इस तरह से। तो ये आ गया। अब आप जब इस रिलेशनशिप को देखोगे ध्यान से, तो इस V का काम तो V कर रहा है, दिखाई दे रहा है, इस I का काम I कर रहा है, बच गया कौन, रेजिस्टेंस। तो ये पूरा जो फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा फैक्टर कौन बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। ये पूरा फैक्टर कौन बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। तो इसलिए ये अगर I का काम कर रहा है तो ये क्या बन गया, I इंटू R। देखो I और इस पूरे फैक्टर की जगह रख दिया R, और इज इक्वल टू किसके बराबर, V के बराबर। ठीक है, कंपेयर करके दिखा दिया। R का काम देखो, V का काम V कर रहा है, I का काम I कर रहा है, तो R का काम कौन करेगा, ये बीच बचा हुआ फैक्टर। देख लो, इस I का ये रहा, ये V ये रहा, इस R का काम कौन करेगा, ये बचा हुआ फैक्टर जो है ये क्या बन गया, R बन गया कंपैरिजन से। तो ये R बन गया, तो ये हो गया R। और इस R की वैल्यू अगर मैं यहां से लिख के दिखाऊं तो ये हो गया M इंटू एल बटे में एन ई स्क्वेयर ए इंटू टो। याद रखना भाई, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बन गया भाई, ये रेजिस्टेंस बन गया एम एल बाय में एन ई स्क्वायर ए इंटू टो के बराबर। तो रिलेशनशिप ड्राइव करना था, तो ये ड्राइव करवा दिया मैंने। यहां पे दो बातों की ध्यान रखना है, एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए, दूसरा आई और वीडी के बीच रिलेशनशिप, और तीसरा ई इज इक्वल टू वी बाय। इसकी वैल्यू यहां रखो, फिर जो वीडी आएगा उसकी वैल्यू यहां रखो, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे, इस तरफ कौन बच गया अभी, कंपेरिजन करके, और आपको सोल्व करके आंसर मिल जाएगा कि ये आपका उत्तर आने वाला है, इस प्रकार से। तो ये सिंपल सिंपल बातें हैं, ज्यादा मुश्किल टर्म्स नहीं है, ज्यादा मुश्किल बातें नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हम यहां पे कर रहे हैं। ठीक, अगला टॉपिक है भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर का नेक्स्ट टॉपिक है, क्या होती है दोनों चीजें। तो सबसे पहले हम यहां पे डिस्कशन करेंगे पावर का। ठीक है भाई, पावर का डिस्कशन करेंगे, क्या होती है। ठीक, मैं यहां पे कोई हंसी मजाक या कोई और यहां पे आपके साथ नहीं कर रहा, पर मैं आपके साथ केवल एक ही बात कर सकता हूं, और वो ये है कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। आपको ये नहीं लगेगा कि टाइम वेस्ट किया, आपको ऐसा लगेगा कि अब ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, सारे डाउट साथ साथ मैं आपके क्लियर कर रहा हूं। बस आपके माइंड के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए कि हमें ये करना है, और जो हौसला रखते हैं वही ये काम कर पाते हैं, क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत होती है। इसलिए आपको हारना नहीं है, आपको ये नहीं पढ़ना है कि इतनी मुश्किल फिजिक्स को मुश्किल बना दिया गया, क्योंकि लॉजिकल समझाने की कोशिश नहीं की जा रही, लॉजिक को रटवाने की कोशिश की जा रही है। मैं यहां पे हर बात को लॉजिकल आपको समझा रहा हूं, देखो ये चीज यहां से आई है, ये चीज यहां से आई है, बस आप एक बार उसको पढ़ के प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपका काम बन जाएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। सीबीएसई बोर्ड पे तो ऐसा वार किया है मैंने, आप ये समझना कि आपके 70 में से 70 नंबर 100% है। आपने पूरी सीरीज देख ली तो ये मेरी गारंटी है। अब बात करते हैं हम पावर की। पावर क्या होती है, मान लीजिए किसी सर्किट में कोई करंट फ्लो कर रहा है, और वो जब करंट फ्लो करता है तो वो करंट कोई ना कोई वर्क भी करेगा, क्योंकि जब कोई काम होता है, कोई चीज चल रही है, तो हमेशा वर्क डन होता है। ठीक है, उस वर्क डन को मेंटेन करने के लिए किसी सर्किट में जितना वर्क डन किया गया है, मान लिया जाए, आप समझिए इस बात को कि एक हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर मैंने क्या किया, एक बैटरी लगा दी बाहर से V वोल्ट की। ठीक, अब जब V वोल्ट की बैटरी लगाई, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इस समय करंट सेटअप हो गया। ठीक है, और इस करंट सेटअप हो गया इस पूरे कंडक्टर के अंदर। जो एक करंट सेटअप हुआ है, किसके कारण हुआ है, इस बाहर की बैटरी के कारण। अगर इस बाहर की बैटरी को हटा दिया जाए तो करंट भी जीरो होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ही तुम्हारे घर में लाइट चली जाती है तो वायर्स में से करंट भी गायब हो जाता है, जब लाइट आती है तो करंट आ जाता है। मतलब जब बैटरी कनेक्ट रहती है तो करंट है, और बैटरी को हटा दिया तो क्या होगा, करंटलेस, मतलब कोई करंट नहीं है। ऐसा ही तुम्हारे घर में होता है, जब तक बिजली रहती है, लाइट रहती है तो करंट होगा, और जैसे ही बिजली चली गई तो करंट गायब हो जाएगा, ऐसा होता है। तो वही बात मैं यहां पर कर रहा हूं, यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस सर्किट में जैसे ही हमने इस V वोल्ट की बैटरी को लगाया तो एक करंट हुआ, और उस करंट को बनाने के लिए कोई ना कोई वर्क डन भी तो करना पड़ेगा, उस करंट को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो करंट जीरो ना हो। इस सर्किट में इस करंट को मेंटेन करने के लिए जितना काम, जितना वर्क इस बैटरी ने किया है, उसी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं भाई। तो इसलिए हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो वो लिखेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिक करंट, या फिर ऐसे लिख लो,
रेट ऑफ डूइंग वर्क इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट टू मेंटेन। अब इसके आगे और भी जोड़ सकते हो, कुछ भी जोड़ लो, कुछ भी आप इसमें जोड़ सकते हो। रेट इन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ टू मेंटेन करंट इन अ सर्किट, टू मेंटेन करंट इन अ सर्किट। अब सोर्स ऑफ ईएमएफ कौन है? ये बैटरी। सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या है? ये बैटरी है। इस बैटरी ने इस सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए जो वर्क डन किया है, जिस रेट से काम किया है, उसी को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस सर्किट में ये बैटरी लगी हुई है, जिस सर्किट में ये बैटरी लगी हुई है, तो उस सर्किट में इसका हक है कि इस करंट को मेंटेन करे। और जब इस करंट को मेंटेन करने के लिए जिस रेट से वो बैटरी काम कर रही है, उसी को हमने क्या कह दिया है? पावर कह दिया। यानी कि इस करंट को इस सर्किट में बनाए रखने के लिए, ताकि जीरो ना हो, तो इस बैटरी को कोई ना कोई वर्क करना पड़ता है। और जिस रेट से वो काम कर रही है, ये काम करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। और जनरली लिखा होगा कि पावर इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय माई टाइम, इसके बराबर। अब आपको पता है कि V किसके बराबर होता है भाई? W डिवाइडेड बाय माई Q। इस प्रकार ये पहला चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करवाया था, वहां पे मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि V इज इक्वल टू W बाय Q के बराबर होता है। अगर यहां से W की बात करोगे तो वो होगा Q इंटू V के बराबर, तो यहां रख दीजिए। तो ये बनेगा पावर इज इक्वल टू में Q इंटू V डिवाइडेड बाय टाइम। Q बाय T को क्या कहेंगे? हम I कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे? V कहेंगे। ठीक है। चार्ज बाय टाइम पता होगा ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, उसको हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो ये क्या बन गया? I इंटू वी के बराबर बन गया। ठीक है। तो पावर इज W बाई टी, एंड नेक्स्ट पावर का फार्मूला Q इंटू वी बाई टी। Q बाई टी क्या हो गया? Q बाई टी बन गया हमारा करंट, तो क्या हो गया? I इंटू वी के बराबर। ये आपका पावर का रिलेशनशिप बन गया। आगे पावर का रिलेशनशिप, ये पावर का रिलेशनशिप हो गया। अगला पावर का रिलेशनशिप क्या होगा? देखिए I और V, वोल्टेज फार्मूला क्या होता है? I इंटू आर। कहां पढ़ा है? ओम्स लॉ में पढ़ा है, याद कीजिए, ओम्स लॉ में पढ़ा है। ठीक है। यहां रख दो V की जगह I इंटू आर, तो ये रख दिया I इंटू आर के बराबर। तो पावर किसके बराबर आ गई? दैट इज I स्क्वायर इंटू में R। जहां पे भी लॉस आपको निकालना हो, लॉस ऑफ पावर निकालना हो, तो वहां पे इस फार्मूले का यूज कर लीजिए। जिस सर्किट में आपसे पूछ लिया जाए कि लॉस ऑफ पावर बता दीजिए, उस सर्किट में आप इसका यूज कर सकते हैं, दैट इज I स्क्वायर इंटू आर के बराबर। ठीक है। और ये कब होगा? हालांकि तुम ये बात सुन के आए हो, ये बात पढ़ के भी आए हो बचपन में या 10वीं क्लास में, आपको पता है ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। सीरीज में जब रेजिस्टेंस होंगे, सीरीज में जब रेजिस्टेंस होंगे, इसलिए मैं ये बात यहीं बता रहा हूं। जब रेजिस्टेंस आपको किस में दिखाई दे? सीरीज में, तब आप समझ जाना कि पावर इज I स्क्वायर इंटू आर के बराबर। दूसरा रिलेशनशिप क्या बना सकते हो? दैट इज पावर इज इक्वल टू, अब इस I की जगह इस ओम्स लॉ को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैसे? दैट इज I इज इक्वल टू V बाय में R, ऐसा भी तो कर सकते हैं, V बटे R। अब की बार मैंने यहां पे I की जगह V बाय R रख दिया, तो V बाय R, और एक V पहले से है, तो रिलेशनशिप क्या बन गया पावर का? यहां पे देखिए, पावर का रिलेशनशिप बन गया दैट इज V स्क्वायर डिवाइडेड बाय में R। ये बन गया एक और। ये कब लगता है? जब रेजिस्टेंस किस में हो? रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में हो, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सारी बातें मैं आपको यहां एक साथ बता दूंगा भाई, सारी बातें मैं कोशिश करता हूं कवर कर दूं, एक भी बात आपके लिए न छोड़ूं। जब रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो पावर का फार्मूला I स्क्वायर इंटू आर लॉस का, और जब रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो पावर लॉस का फार्मूला आप यूज कर सकते हो V स्क्वायर बाय आर के बराबर। ये डिपेंड करता है कि जो रजिस्टर है वो सीरीज में है या पैरेलल में है। अब बात करते हैं पावर की यूनिट की। पावर की यूनिट, पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वाट, पहली बात, जो SI यूनिट है वाट। दूसरा W बाई टी है, इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हो? जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है।
जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो, इसको वाट भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, चाहे तो इसको वाट लिखो या जूल पर सेकंड लिखो। दूसरी यूनिट किलोवाट, मेगावाट, हाउस पावर, सब कुछ। अब मैं यहां पे लिख देता हूं एक बात और, 1 HP, 1 हाउस पावर इज इक्वल टू में 746 वाट के बराबर होती है। याद रख लेना, कहीं कन्वर्जन में काम आ जाएगी। 1 HP घर में नहीं होती, 1 HP की मोटर, जो आपकी पानी वाली मोटर है ना, तो मिस्त्री से पूछना, वो आपको बताएगा। छोटी मोटर होगी तो आधे HP की होगी, यानी कि उसकी पावर इसका आधा है, और 1 HP की होगी तो वो 746 वाट की है, बड़ी मोटर है इसलिए। तो 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। जो आपके घर में चक्की की मोटर है, पानी की मोटर है, उसको मेजर किया जाता है HP के अंदर, यानी कि 1 HP की है या फिर आधा HP की है, उस प्रकार से ये हो गया। तो ये आपके यूनिट हो गई हैं, और ये आपका पावर का पूरा जो करवाई गई बातें हैं वो है। अब इसमें कुछ और बातें हम करते हैं। देखिए, ब्लैंक पेज ले लेते हैं भाई एक बार हम, क्योंकि यहां पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं और आपको बताऊंगा और वो आपको बहुत काम आएगी। हमने एक ब्लैंक पेज सेलेक्ट कर लिया, और ब्लैंक पेज में देखिए जरा, ठीक है। अब देखिए, पावर इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T, ठीक है भाई, W बाई T। अब इसको क्या कहेंगे, जूल, और इसको क्या कहेंगे, सेकेंड, 1 सेकेंड। और पावर की यूनिट क्या होगी, 1 वाट। अगर आपको कोई कह दे 1 वाट को डिफाइन कीजिए, अगर किसी सर्किट में 1 जूल वर्क 1 सेकंड में होता है तो उसी पावर को क्या कहेंगे, 1 वाट कहेंगे। दोबारा समझिए, अगर किसी सर्किट के अंदर 1 जूल वर्क 1 सेकंड में हो जाए तो उस पावर को 1 वाट बोला जाता है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि पावर इज सेड टू बी 1 वाट, सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जूल work is done in a circuit in 1 second, in 1 second। अगर 1 सेकंड में, अगर 1 सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर, कितनी सेकंड में, 1 सेकंड में 1 जूल वर्क किसी सर्किट में होता है तो उसी पावर को क्या कहा जाता है, 1 वाट बोला जाता है। तो यहां पे क्या है, डिफाइन 1 वाट, उसकी डेफिनेशन है, डिफाइन 1 वाट, उसकी डेफिनेशन यहां पे आपको बताई गई है। तो सारी डेफिनेशन और सारी बातें मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक साथ आपके सामने प्रस्तुत कर दूं, एक साथ आपके सामने कवर कर दूं। अगली बात ध्यान से समझिएगा जरा। मान लिया जाए 2 हीटर हैं, पहला हीटर ये रहा जिसकी पावर है P1, और दूसरा हीटर ये रहा जिसकी पावर है P2, और दोनों को किस में जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया, बाहर V वोल्ट की बैटरी के साथ, ठीक है। ये दोनों कौन है, हीटर हैं, और सीरीज में जोड़ दिया जाए। वो कहेगा कि पहला हीटर है जिसकी पावर P1 है, दूसरा हीटर है जिसकी पावर P2 है, तो उसका नेट पावर बताइए जब उनको सीरीज में जोड़ दिया जाए। तो जब सीरीज में जोड़ा जाता है तो ये हो जाएगा 1/P इज इक्वल टू में 1/P1 प्लस में 1/P2, ऐसे जोड़ते हैं सीरीज में, तो टोटल पावर ऐसे निकालोगे। और फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है भाई, जब भी आपको फंसाना हो, जब भी प्रश्न पत्र को मुश्किल बनाना हो, प्रश्न यहां से उठ के आएगा, बता रहा हूं मैं, और कहीं से उठ के नहीं आएगा। प्रश्न पत्र में यहां से प्रश्न आएगा, मैं आपको आज भी बता रहा हूं और पहले भी बताया, जब भी आपको प्रश्न पत्र को मुश्किल बनाना होगा तो यहां से प्रश्न आएगा। अगर यही आपके पैरेलल में लगे हो, इस प्रकार, ये P1 है और ये P2, दोनों को किस में लगा दिया, पैरेलल में। अब जो टोटल पावर होगी वो किसके बराबर होगी, P1 प्लस में P2। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन किसके लिए है, पैरेलल के लिए है भाई, और ये कॉम्बिनेशन किसके लिए है, सीरीज के लिए। याद रखना भाई, क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही फंसाने के लिए इन जगह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल पावर 1/P1 प्लस 1/P2 और पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल पावर P1 प्लस P2 के बराबर होती है। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, सारी बातें आप आसानी से कर पाओ, इसलिए। अब अगली बात देखो, अगली बात हम करेंगे, वो करेंगे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। अब देखिए, अभी अभी मैंने बताया कि किसी सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए
सोर्स ऑफ ईएमएफ ने जो वर्क डन का रेट किया है उसी को हमने क्या क्या, पावर। अब उसी सर्किट में उसी करंट को मेंटेन करने के लिए जितनी एनर्जी दी जाएगी उसी एनर्जी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ, जो एनर्जी सोर्स ऑफ ईएमएफ ने सप्लाई की है, दी है टू मेंटेन द करंट इन ए सर्किट, उस सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ, to maintain current in a circuit। ठीक है भाई, उस सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उसी सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए जो रेट ऑफ वर्क डन होता, बस फर्क कितना है, रेट ऑफ वर्क डन होता उसको पावर, और जो एनर्जी सप्लाई की गई, अब उस सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए बाहर से कोई एनर्जी दी जा रही, उसको तो कह दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसमें जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है उसको क्या कह दिया, पावर। बस थोड़ा सा फर्क है। अब हमें पता है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज P इज इक्वल टू W बाय में T। अब P इंटू टी किसके बराबर हो गया, W। यही हमें निकालना है। W मतलब एनर्जी, इसी को क्या बोला है, एनर्जी बोला है, इसी वर्क को ही क्या बोल दिया, एनर्जी। अब पावर का फार्मूला क्या था, V इंटू आई, और इसके साथ कौन आ गया, टाइम आ गया। यही कौन बन गई, एनर्जी। ये एनर्जी बन गई भाई, ठीक है। अब एक बात और, ये देखो हमने क्या लिखा, P इंटू टी इज इक्वल टू में एनर्जी, ऐसा लिखा है। अब देखिए पावर को किस में लिखते हैं, वाट में, और बड़ी यूनिट लेनी हो तो किस में लिख देते हैं, किलोवाट में। अगर बड़ी यूनिट लेनी हो ना, हमें बड़ी पावर की यूनिट लेनी हो तो उसको किलोवाट में लिख देते हैं। टाइम की यूनिट को लिख देते हैं हावर में, तो किलोवाट हावर यूनिट क्या बन गई, किलोवाट हावर, KWH ये बन गई एनर्जी की यूनिट, KWH। और ये आपने देखी हुई है, जिसने नहीं देखी तो आज ही अपने घर के मीटर को चेक करें, और घर के मीटर में जो आपको बोलते हैं ना कि हमारी अब की बार 200 यूनिट निकली है, 300 यूनिट निकली है, वो यूनिट कौन सी होती है, जिसके पीछे KWH होता है। जब आप अपने मीटर की स्क्रीन को देखोगे ध्यान से, तो उस मीटर की स्क्रीन में आपको करंट दिखाई देगा, भाई इतने एम्पियर का करंट जा रहा, वोल्टेज दिखाई देगी, भाई 200 वोल्ट है, 210 है, 220 है, 230 है, कम ज्यादा होती रहती है, फ्लक्चुएट करती है। उसके बाद आपके आएगा KWH, लिखा मिलेगा KWH के, आपके मीटर ने इतनी यूनिट निकाल ली टोटल। मान लिया आपकी यूनिट का पहले जो बिल आया था वो आया था 9000 KWH का, और 2 महीने के बाद आपने जब उसको देखा तो वो हो गई 10,000 KWH। तो कितनी यूनिट निकाल दी 2 महीने में, 1000 KWH। जिसके पीछे KWH होता है वो आपकी यूनिट होती है। जब मीटर वाला देखता नहीं है, मीटर देख के बताता है कि आपके मीटर ने इतनी यूनिट निकाली, तो आपको कैसे पता चला, उसको कैसे पता चला, वो ये देखता है KWH वाली, जिसके पीछे KWH मतलब किलोवाट हावर लिखा होता है। किलोवाट हावर जो लिखा होता है उसी को क्या मानता है, वो यूनिट मानता है। और 1 किलोवाट हावर 1 यूनिट, 2 किलोवाट हावर 2 यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। अब किलोवाट हावर अगर हम बदलेंगे तो ये होता 3 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर। कैसे, 1 किलो में 10⁻³ गुणा में 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 6 36, और अगर हम इसको टोटल फाइंड आउट करेंगे तो ये बनेगा अपना, देखिए 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर। देखिए 6 × 36, 3 पावर ये, 2 पावर ये 5, और 3.6 उसको लिख दिया, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। हमने कैसे कन्वर्ट किया, 1 किलो में 10⁻³ होते हैं, वाट को वाट ही रखा, हावर को सेकंड में बदल लिया। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड है। अब इसको करोगे तो खोलोगे तो ये आ जाएगा उत्तर, यही 1 KWH। पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। कई बार ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, इसलिए मैं आपको वो बातें सारी कवर करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जो आपसे पूछी गई हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है भाई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब क्या होता है, इसी चीज को कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, दैट इज 36 इंटू 10⁻⁵ जूल, ऐसे भी लिख देते हैं।
तो आपको याद रखना है, इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.36 इंटू 10⁻7 जूल। अब एग्जाम में एक बार इस तरह से पूछ लिया गया, ठीक है, और बच्चों ने इसी को इसमें क्या किया, इसमें एक ऑप्शन तो ये दे दिया और यहाँ एक 6 पावर दे दी, तो बच्चों ने 6 पावर देख के लगा दी। तो आपको ध्यान रखना है 3.6 है, इसको 36 बनाओगे तो यहाँ 5 पावर आ जाएगी, 3.6 बनाओगे तो यहाँ 6 पावर रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन में कैसा काम चल रहा है, इसलिए आपको बड़े ध्यान से वहां पे काम करना है। अब आपको एक यूनिट और दे रखी है और वो दे रखी है 1 किलो वाट हावर, 1 किलो वाट हावर, ठीक है। 1 किलो वाट हावर क्या होती है, इसको डिफाइन करना है 1 किलो वाट। अब बात सोचिए, अगर कोई एक एप्लीकेशन हमारे पास, मान लिया कोई भी इक्विपमेंट्स है, कोई भी हमारे घर में फ्रीज है, मोटर, कुछ भी है, उसकी पावर है 1 किलो वाट, हमने जो लेके आए हैं वो 1 किलो वाट का पावर है। जैसे आजकल सोलर प्लांट लग रहे हैं, सोलर पैनल लग रहे हैं, वो 1 किलो वाट का, 2 किलो वाट का, 3 किलो वाट का। अगर 1 किलो वाट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट 1 घंटे के लिए चला दिया जाए तो जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी उसी को हम क्या कहेंगे, 1 किलो वाट हावर कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है एनर्जी कंज्यूम्ड when instrument of 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का इंस्ट्रूमेंट रन फॉर 1 आवर। अगर 1 किलोवाट का इंस्ट्रूमेंट 1 घंटे के लिए चलाया जाता है तो जो एनर्जी कंज्यूम्ड होती है उसी को हम क्या कहते हैं, 1 किलोवाट हावर कहते हैं। तो एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ 1 किलोवाट रन फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए। अगर 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट का कोई इंस्ट्रूमेंट चलाया जाए तो जो एनर्जी कंज्यूम्ड होती है उसी को क्या कहते हैं, किलोवाट आवर कहते हैं। अब बात सोच के, बात भी अच्छी है कि 1 किलोवाट का है, 1 घंटे के लिए चल गया तो कितना होगा, 1 किलोवाट आवर हो गया। तो उसकी यूनिट क्या होगी, 1 यूनिट हो गई। अगर जैसे हमारे घर में हमने बल्ब भी चला रखा है, फ्रीज भी चला रखा है, फैन भी चला रखा है, पंखे भी चला रखे हैं, पूरा लोड मिला के, मान लिया एक फ्रीज चल रहा है, एक जो है हमारा कूलर चल रहा है, एक हमारा ऊपर वाला पंखा जो सीलिंग फैन है वो चल रहा है, कुल मिला के 4 इक्विपमेंट्स चले और चारों ने मिला के 1 किलोवाट बना दिया। अगर वो चारों के चारों 1 घंटे के लिए लगातार चलते रहे तो वो 1 किलोवाट हावर, 1 किलोवाट जो टोटल पावर हुई है वो 1 घंटे के लिए चली, तो आपकी कितनी यूनिट निकल गई, 1 यूनिट निकल गई। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में कूलर है, एग्जॉस्ट वाला होता है ना, बहुत धड़ाम से चलता है आवाज करके, अगर वो 250 से 300 वाट का होता है। जो ऊपर वाला सीलिंग फैन होता है लगभग 60-65 वाट का वो होता है। अगर आपका कूलर है पर वो इन्वर्टर वाला है तो वो लगभग 100-120 वाट का होता है। इस प्रकार से चलने वाले, तो ये सारे लोड मिला लो और 1 किलोवाट बना लो और सभी को 1 घंटे के लिए चला दो तो आपके मीटर में रीडिंग 1 यूनिट निकली हुई दिखा देगा वो आपको, इस प्रकार से। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं मैंने इस हिसाब से कवर अप किए हैं आपके लिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सारी बातें मैंने आपको यहां पे बताने की कोशिश की है। अब देखते हैं इनके क्वेश्चंस, ठीक है। और आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि जब मैंने आपको करवाया था कि जब सीरीज और पैरेलल की बात करवाई थी, अगर आप सीरीज में चल रहे हैं तो टोटल पावर 1/P1 प्लस 1/P2 होगी और पैरेलल में चल रहे हैं तो टोटल पावर P1 प्लस P2 होगी। दोनों को डिराइव करके नीचे मेंशन करें, किसी को नहीं पता चलता, नहीं डिराइव होती तो मेरे से पूछ लें और मेरे को जो है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करा दे, मैं अलग से लेक्चर बना के 2 मिनट 5 मिनट की वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन, द ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, करंट और वोल्टेज के बीच आपको ग्राफ दे रखा है फॉर 3 लीनियर रजिस्टर 1, 2 एंड 3 गिवन बिलो। इफ R1, R2 एंड R3 आर रेजिस्टेंस देन रिलेशन बिटवीन देम। आपको I और V के बीच ग्राफ दे रखा है, आपको 1, 2 और 3 ऐसे दे रखे, ये दूसरा, ये पहला, ये तीसरा है। तीनों के बीच रिलेशनशिप बताना, मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। मैंने आपको बताया था जब आप I और V के ग्राफ का स्लोप की बात करोगे सबसे पहले आपको स्लोप पता होना चाहिए। अब कोई बच्चा कहता है जी मुझे तो वो बात ही याद नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप याद नहीं तो एक स्लोप निकाल लो, एक का, बस इसका निकाल के देख लो, सभी का निकालने की जरूरत नहीं, आप एक का निकाल के देख लो, आपके पास उत्तर आ जाएगा अपने आप, निकालो। जैसे मैं लास्ट वाला निकाल रहा हूं, लास्ट वाला जो एंगल बनाएगा ये बनाएगा θ2 क्योंकि ये 2 है, ये वाला कौन बनाएगा θ3 बनाएगा और पहले वाला कौन बनाएगा θ1।
जिसको 2 बोला वो 2, 3 बोला वो 3 और जो 1 बोला वो। अब मैं निकाल लेता हूं tan थीटा। देख लीजिए, अगर मैं यहां से tan थीटा निकालूं तो आपका होगा परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर पैरेलल टू करंट, करंट के पैरेलल, देखो ये और ये पैरेलल, इसलिए क्या देगा, करंट देगा। और बेस किसके पैरेलल, वोल्टेज के, इसलिए वो देगा V। ये हो गया। अब आपको याद होना चाहिए ओम्स लॉ, दैट इज I इंटू आर। अब आप निकालिए V बाय में I, तो आपको क्या मिला, R मिला। उल्टा कर दो, I बाय V कर दो, तो क्या मिलेगा, 1/R मिलेगा, 1/R मिलेगा। ठीक है, तो I बाय V क्या मिल गया, 1/R मिल गया। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जो स्लोप आया है, जो स्लोप आया है, वो स्लोप जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, रेजिस्टेंस के हो गया। हमने निकाल के देख लिया, आ गया। और जिसको याद है वो डायरेक्ट कर ले, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। अब तीनों में से सबसे ज्यादा स्लोप तो θ1 है, यानी कि सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, θ1 का है। उसके बाद कौन है, θ3 का स्लोप है, और सबसे कम किसका स्लोप है, θ2 का है। हो गया। अब जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस सबसे कम, और फिर किसका, R3 का, और फिर किसका, R2 का। ये बन गया रिलेशनशिप। बस मैंने आपको बता रखा है, स्लोप का मतलब tan थीटा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, क्योंकि इनवर्सली का रिलेशनशिप आ गया। अगर यही IV ग्राफ न होकर के VI ग्राफ होता तो उल्टा हो जाता, स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आता। वो केस भी आपको करवा रखा है मैंने। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करवा रहा हूं, मैं सारी वो बातें करवा रहा हूं जो आपको बताई गई हैं, जो अभी अभी करवाई थी। अगला एग्जांपल, फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। देखिए, करंट और वोल्टेज के बीच आपको एक ग्राफ दे रखा है, शोन आइडेंटिफाई द पोर्शन ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस। और ये बात भी मैंने करवाई थी, गैलियम आर्सेनाइड का केस करवाया था, जहां रेजिस्टेंस नेगेटिव वहां स्लोप नेगेटिव। अब सभी में देखिए, इसके बी का स्लोप की बात करना चाहते हो, अगर आप बी का स्लोप देखोगे तो यहां पे क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, यहां एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो इस पॉइंट पे, तो ये स्लोप तो पॉजिटिव बन रहा है, इसलिए कैसा हो जाएगा, बी पॉइंट पे रेजिस्टेंस जो है वो कैसा बन रहा है, पॉजिटिव। अब कहोगे सर आपने देखते ही कैसे बता दिया रेजिस्टेंस पॉजिटिव है, तो मैं स्लोप को देख रहा हूं, तो स्लोप तो कैसे पता चला पॉजिटिव, एंगल देखो, अगर एंगल 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव, और एंगल 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है तो स्लोप नेगेटिव। अब देखो सी पॉइंट की बात करो, सी पॉइंट की बात करते तो ऐसे ड्रॉ होगा टेंजेंट इसका। अब ये एंगल देखो, अगर ये परपेंडिकुलर में खींच दूं तो ये तो बना कितने का, 90 का, और इसमें ये एंगल प्लस हो रहा है, देख लो ध्यान से, प्लस हो रहा है, तो ये कितना हो गया, 90 प्लस हो गया थीटा, कुछ ना कुछ होगा, 30 होगा, 20 होगा। एंगल 90 से कूदा, स्लोप नेगेटिव हुआ, याद रखना। एंगल 90 से कम है, स्लोप पॉजिटिव है। 90 से कम एंगल को एक्यूट कहते हैं और उसका स्लोप पॉजिटिव होता है, और 90 से एंगल बड़ा हो तो उसको ऑब्ट्यूस कहते हैं, वहां स्लोप नेगेटिव होता है। इसलिए जो सी वाला रेजिस्टेंस है, यही स्लोप सी वाला है, यही किसका होगा, नेगेटिव का होगा। अब इस पॉइंट डी पॉइंट पे बात करो, डी पॉइंट पे भी सीधी स्ट्रेट लाइन आ रही है टेंजेंट ऐसे, और जब स्ट्रेट लाइन आ जाए तो इसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है भाई। ये मैथमेटिक्स का ज्ञान है सिंपल सा, इसलिए यहां पे रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहां आपको, जैसे कि आपको ये ग्राफ दे दिया जाए इस तरह से, जहां आपको इस पॉइंट पे पूछ लिया जाए तो आप यहां से टेंजेंट सीधा खींचोगे। अब सीधा खींचते ही ये स्लोप हो गया 0, तो इसलिए रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, 0। याद रखना ये बात, इसलिए मैं आपको सारी बातें कवर कर रहा हूं। इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, सारे मैंने करवा दिए। अगला क्वेश्चन, ए हीटिंग एलिमेंट इज मार्क्ड 210 वोल्ट, उसको कितने पे मार्क कर दिया, 210 वोल्ट पे, जो लिख दे रखा वो लिख लो, 210 वोल्ट एंड 630 वाट, और उसकी पावर कितनी है, 630 वाट के बराबर है। हीटिंग एलिमेंट है कोई, जैसे आपके घर में रोड नहीं होती उसको हीटिंग एलिमेंट बोल सकते हो। आपके घर में हीटर वो होता है ना, हीटर जो देखा होगा पहाड़ी इलाके में आजकल यूज होता है, पहले घर में भी यूज होता है, जिसमें स्प्रिंग वाला वायर होता है, उसको हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय द एलिमेंट, करंट निकालना, तो पावर का फार्मूला करवाया गया था V इंटू आई। आज के लेक्चर में करवा रखा है, जो बच्चा इसको याद नहीं है तो साथ साथ अपने नोट्स बनाता रहे। वैसे अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे है, बट मैंने सारे काम वैसे ही करवाए हैं, आपको नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ साथ बनवा रहा हूं, आप लिख सकते हो। तो ये पावर का फार्मूला, पावर कितनी, 630, और वोल्टेज ले आओ नीचे, दैट इज 210, क्या आ गया, करंट आ गया। देखो पावर 630, वोल्टेज नीचे आ गई, तो इससे कैंसिल, ये कैंसिल, 3, तो करंट कितना आ गया भाई, 3 एम्पियर का क्या आ गया, करंट आ गया। पहला उत्तर मिल गया, सिंपल सी बात है, फार्मूला आपको पता है, मैंने करवा रखा है, अभी अभी करवाया था।
व्हेन कनेक्टेड टू 210 वोल्ट डीसी मींस व्हाट इज द रेजिस्टेंस। अगर इसी को 210 वोल्ट डीसी से कनेक्ट कर दिया जाए तो अब रेजिस्टेंस कितना है। अब ओम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल टू में I इंटू में R, ठीक है। तो वोल्टेज कितनी है 210 और रेजिस्टेंस करंट कितना है 3 एम्पियर। देखो ये रहा करंट 3 एम्पियर, तो I आएगा नीचे तो 3 आएगा नीचे, तो कितना आ गया 70 ओहम का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, ये वाली ऐसे लिखते हो, ठीक है इस प्रकार। दूसरी बात ओम्स लॉ एसी और डीसी करंट दोनों पे लागू होता है भाई, पूछा गया प्रश्न है, मैं बता दूं ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ओम्स लॉ कहां वैलिड होता है, एसी पे भी वैलिड होता है, डीसी पे भी वैलिड होता है, दोनों पे वैलिड होता है ओम्स लॉ। आपसे पूछ लिया जाए तो बता देना। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे क्वेश्चंस को कवर अप करूं जो आपके सिलेबस में है और जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एसी पे भी लागू होता है, डीसी पे भी ओम्स लॉ। ये सारे एमसीक्यूज हैं, जैसे पावर वाले बताए थे एमसीक्यूज हैं, और ये पीवाईक्यूज हैं जो अब चल रहे हैं, पीवाईक्यूज उठा रखे हैं मैंने। नेक्स्ट एग्जांपल, एन इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन 100 मेगावाट, उसकी पावर कितनी है भाई 100 मेगावाट, इसके बराबर। आपको पता होना चाहिए कि 1 मेगा किसके बराबर होता है 10⁻6 के बराबर, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका पास 10⁸8, 10 की शक्ति 6 ये 2 ये वाट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मुझे लगता है यहां 1000 दे रखा होगा भाई, मैं यहां 100 के हिसाब से सोल्व कर रहा हूं, अगर 1000 आए तो 1000 के हिसाब से सोल्व कर लेना। ट्रांसमिट पावर टू डिस्टेंस लोड थ्रू ए लॉन्ग एंड थिन केबल विच ऑफ 2 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन वुड रिजल्ट इन लेसर पावर वेस्टेज, इस प्रकार से। अब क्वेश्चन को समझिए, आपका जहां बिजली आती है वहां पावर स्टेशन से आती है, आपको भी पता होगा ये बात की कि जब आपके घर में जो भी बिजली आ रही है वो पावर स्टेशन से आती है। आपके गांव में पावर स्टेशन हो सकता है, या आपके जो नजदीकी शहर लगता है वहां पावर स्टेशन होगा। उस पावर स्टेशन की कैपेसिटी है 100 मेगावाट और उसको चेंज किया तो 10⁸8 वाट इतनी है। वहां से ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आपके गांव तक बिजली आ रही है, आपके शहर तक बिजली आ रही है, आप जहां पे हैं वहां तक बिजली आ रही है। और उस बिजली को पहुंचाने के लिए एक तो 2000 वोल्ट का यूज किया है और एक 200 वोल्ट की वोल्टेज का यूज किया। इनमें से किसमें कम पावर लॉस होगी, पावर वेस्टेज का मतलब पावर लॉस की बात कर रहा है, ठीक है। कम पावर जो है लॉस होगी या कम पावर का वेस्टेज होगा, इस बात की बात कर रहा है। अब देखिए इस बात को समझने के लिए हम यहां पे क्या निकाल ले, पावर निकाल ले। कब पावर निकाल ले, जब इसने 2000 वोल्ट का यूज किया, यानी कि V²/R, यही है पावर लॉस। इसको बोल दिया P1 पहले केस का। फिर सेकंड केस का पावर लॉस दैट इज P2 इज इक्वल टू V²/R। मैंने कहा था कि पावर लॉस का फार्मूला या तो I²R होगा, मैंने बताया था पावर लॉस का फार्मूला या तो क्या होगा दैट इज I²R, और या पावर लॉस का फार्मूला होगा V²/R, ठीक है। जब करंट दे रखा हो तो ये फार्मूला और वोल्टेज दे रखी हो तो ये फार्मूला। अब वोल्टेज 2000 है, अगर मुझे कहीं से रेजिस्टेंस पता चल जाए तो उस रेजिस्टेंस का मैं यूज करके और इस क्वेश्चन को क्या कर सकता हूं, मैं हल कर सकता हूं, ठीक है भाई। यहां रेजिस्टेंस का पता चल जाए तो हम कर ले, पर अगर हमें यहां रेजिस्टेंस का पता नहीं चल रहा तो हम इसके ऊपर दूसरा अल्टायर मेथड लगाएंगे, दूसरे तरीके से सोचेंगे, क्योंकि यहां रेजिस्टेंस तो दे ही नहीं रखा इसने। अब रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है तो देखिए कैसे करेंगे आप। देखिए एक पावर का जो फार्मूला है वो किसके बराबर होगा, V × I के बराबर हो गया, ये फार्मूला होता है। पावर कितनी है 10⁸8, ये पहला केस करवा रहा हूं भाई, बटे में वोल्टेज कर ली, वोल्टेज कितनी आएगी 2000 दैट इज 2000। यहां पे कौन आ गया, करंट आ गया। अब इस करंट को सोल्व करोगे तो 3 ऊपर जाएगा, तो 1/2 इंटू 10⁻5 बच गया, क्योंकि प्लस का 8 है, ये ऊपर जाएगा तो -3। 2000 की ये तीनों पावर को 10⁻3 किया तो -3 में से गया 5 बच गया। इसको सोल्व करो तो ये होगा 0.5, तो 5 गुणा में 10⁻4 एम्पियर करंट, पहले केस में इतना करंट आ गया। अब इस करंट से पावर निकालो जिसको P1 बोला, दैट इज I² × R, I² × R, दैट इज I² × R। और इस P1 पावर की वैल्यू I², करंट का स्क्वायर दैट इज 5 × 10⁻4 का स्क्वायर, और साथ में R ही रखो, चेंज करने की जरूरत नहीं है। 5 5 25 गुणा में 10⁸8 × R। ये पहली पावर का लॉस हो गया पहले केस में, पहले केस में,
देखो दोबारा से समझो, हमने क्या किया, सबसे पहले करंट निकाल लिया, क्योंकि पावर लॉस का फार्मूला पता है आई स्क्वायर इंटू आर होता है। तो करंट कैसे निकाला, पावर दे रखी थी, वोल्टेज ये रही, तो P बाय में V करंट आ गया। अब दूसरा केस, अब सेकंड केस में फिर से पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। पावर कितनी है, 10⁻8 है, और वोल्टेज कितनी है, 200 है। तो ये सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 10⁻6, और सिंप्लीफाई किया तो 5 गुणा में 10 की शक्ति 5, ये मिल गया करंट दूसरे केस में। अब इसका पावर लॉस निकालो, जिसको P2 कहा, वही आई स्क्वायर इंटू आर, आई की वैल्यू 5 गुणा में 10 की शक्ति 5, और साथ में आर हो गया। इसको सोल्व किया तो 25 गुणा में 10 की शक्ति 10 आर के बराबर। अब दोनों में लॉस देखो किसमें ज्यादा है, इसमें तो क्या है 10 की शक्ति 8 है, और इसमें क्या 10 की शक्ति 10 है। तो जिसकी वोल्टेज कम है, किसकी वोल्टेज, सेकंड केस में 200 वोल्ट है, जिसकी वोल्टेज कम है उसमें पावर लॉस ज्यादा है, मतलब P2 का वेस्टेज ज्यादा है P1 से। P2 का वेस्टेज क्या है, ज्यादा है। मैं फिर से समझा रहा हूं कैसे किया। सबसे पहले केस में हमने पावर से, वोल्टेज से करंट निकाल लिया, वोल्टेज नीचे की 2000, देखो ये रही 2000, इस प्रकार करंट आ गया। इस करंट को लॉस के फार्मूले में रख के लॉस निकाल लिया। फिर दूसरे केस में वोल्टेज 200 वोल्ट थी, उससे करंट निकाल लिया, और फिर लॉस का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, उससे लॉस निकाल लिया। जब दोनों को कंपेयर किया तो पहला पावर लॉस है 10⁸ में, और दूसरा पावर लॉस है 10⁻10 में। इसका मतलब जो दूसरे सर्किट में पावर लॉस है वो ज्यादा है और पहले सर्किट में कम है। इसलिए अगर हमें ट्रांसमिशन करना है तो हमें क्या चाहिए, जिसकी वोल्टेज ज्यादा है उसी को यूज करना चाहिए। तो इसलिए जब आप देखते होंगे कि गांव में सब स्टेशन है, मान लीजिए आपके गांव में एक बिजली घर है, सब स्टेशन है, और वहां बिजली आती है बाहर से, शहर से। तो जब आप देखोगे तो वहां पे जो बिजली आती है वो हाई वोल्टेज से आती है, कहेंगे 33,000 डेंजरस खोपड़ी का निशान बना होता है, 11,000 वोल्ट डेंजरस खोपड़ी का निशान बना होता है। ऐसी वोल्टेज दिखाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, इसलिए करते हैं ताकि पावर का लॉस कम हो। देखिए जिसमें वोल्टेज ज्यादा होती है वहां पावर लॉस कम होता है, इसलिए तो 11,000 ट्रांसमिशन लाइन होती है, 33,000 होती है, या 44,000 होती है, या 1 लाख वोल्टेज होती है, या 11 लाख होती है, क्योंकि वहां पे पावर का लॉस कम बनता है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन था, और आज मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे कवर अप कर दूं। बाकी हम सेशन लेंगे जिसके अंदर सारे PYQ लेंगे, NCERT के क्वेश्चंस लेंगे, और आपके लिए अलग से भी लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका मोटिवेशन हमें आगे बढ़ाएगा।